बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है एंड एम्स ऑफ एनालिसिस है। ये बेसिकली दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको इस वीडियो के अंदर कंबाइन किया गया है और हम इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ ये देखेंगे कि केमिस्ट्री एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल एनालिसिस के हवाले से मेजर कंसिड्रेशन है उनको देखेंगे और उनके अंदर जो पहली कंसिड्रेशन है दैट इज़ एम्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, उसको भी थोड़ा सा इलस्ट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते जाएं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर एनवायरमेंटल साइंसेस के हवाले से डिस्कस किया था। एनवायरमेंटल जो साइंस है वो बहुत ब्रॉड फील्ड है और उसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन्स और इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो उसको डील करते हैं, जो उसको स्टडी करते हैं। उसके अंदर जो मेजर है दैट इज़ बायोलॉजी, वो भी एनवायरमेंटल साइंस को डील करती है। सिमिलरली केमिस्ट्री, बड़ा मेजर रोल है केमिस्ट्री का एनवायरमेंटल साइंस के अंदर। इकोलॉजी है, इसी तरह सोशियोलॉजी है और गवर्नमेंट इटसेल्फ जो है, जो रिसेंट एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं पूरी ग्लोबली अगर हम देखें तो उसके अंदर गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनवायरमेंटल साइंस के अंदर। तो बहुत सारे डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व हैं और लेकिन उसमें हमारा जो फोकस है वो क्या है, केमिस्ट्री है। सो हम केमिस्ट्री जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री विल बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ four things which are sources, reactions, transport and effect and fate of chemical species in the water, soil, air, living environment and effect of technology thereon। अब यहाँ पे अगर आप एनवायरमेंटल साइंस की जो डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की थी, तो जो राइट पार्ट है इसका, इस केमिस्ट्री की डेफिनेशन का, वो बेसिकली आपको एनवायरमेंटल साइंस के साथ बिल्कुल मैच करता हुआ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था कि वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर, सॉइल यानी कि जियोस्फीयर, एयर यानी कि एटमॉस्फेयर, लिविंग एनवायरनमेंट यानी कि बायोस्फीयर, ये जो चार टाइप के एनवायरनमेंट हैं इनके दरमियान जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है उसको जो साइंस डील करती है वो एनवायरमेंटल साइंस है। और प्लस उसके अंदर हमने एक ऐड किया था कि जो टेक्नोलॉजी, जो रिसेंट डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रियली देखें तो उसका जो इम्पैक्ट इन एटमॉस्फेयर इन कंपोनेंट्स के ऊपर आता है एनवायरनमेंट के, उसको हम स्टडी करते हैं। तो ये सारी की सारी बेसिकली एनवायरमेंटल साइंस है। तो इस एनवायरमेंटल साइंस के अंदर जो केमिकल स्पीशीज़ की स्टडी है, चाहे उन केमिकल स्पीशीज़ का सोर्स हो वो इन चारों एनवायरनमेंट के अंदर, और प्लस टेक्नोलॉजी का इफेक्ट उसके ऊपर देखा जाएगा। सो केमिकल स्पीशीज़ का चाहे वो सोर्सेज हों या उनके रिएक्शंस जो इन एनवायरनमेंट्स के अंदर हो रहे हैं, या उसकी ट्रांसपोर्ट यानी कि वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट के अंदर जा रहा है। और फिर ये जो केमिकल स्पीशीज़ हैं जो एनवायरनमेंट नेचुरल जो उनकी कंपोजिशन है उसको किस तरह अफेक्ट कर रही हैं, और फिर फाइनली अगर वो डिग्रेड हो रहे हैं तो उनका फेट क्या है, या वो रिसाइकिल हो रहे हैं तो उनका फेट क्या है, या वो इन एटमॉस्फेयर के जो कंपोजिशंस हैं, जो नॉर्मल कंपोजिशंस हैं उनके अंदर किस तरह इंटरफेयर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे किसके अंदर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। सो आई रिपीट कि जो एनवायरमेंटल साइंस के जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को डील करती है बिटवीन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स और उनके ऊपर टेक्नोलॉजी का इफेक्ट देखती है, तो उसके अंदर एक एस्पेक्ट जो है यानी कि जो केमिकल स्पीशीज़ के सोर्सेज, रिएक्शंस, ट्रांसपोर्ट, उसके इफेक्ट और फेट को जो चीज़ स्टडी करेगी वो क्या कहलाएगी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाएगी। तो केमिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के हवाले से अगर हम देखें। तो केमिकल एनालिसिस अगर हम देखें एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके अंदर हम केमिकल एनालिसिस को कैरी आउट करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। बेसिकली टेक्नोलॉजी या विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट हैं, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, जियोस्फीयर हो, एटमॉस्फेयर हो, इनके अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो
उन पोलूटेंट्स की क्वांटिटी को भी मॉनिटर करना ज़रूरी है, एज वेल एज़ उनकी नेचर को देखना भी ज़रूरी है। तो केमिकल एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली ये दोनों चीज़ें करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर। सो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की रिसर्च के हवाले से देखें तो ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एज अ फर्स्ट स्टेप काम करते हैं कि पोलूटेंट की सबसे पहले हम नेचर और उसकी क्वांटिटी को डिटरमिन कर लेते हैं। फिर हम फर्दर रिसर्च करते हैं कि इसको कैसे टैकल किया जाए, इसको कैसे एनवायरनमेंट से रिमूव किया जाए, या इसको कैसे डिग्रेड किया जाए। जो भी हम इसके लिए स्टेप्स लेना चाहेंगे वो फर्दर फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की रिसर्च के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे जो एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी पोलूटेंट को एनालाइज करना इतना आसान नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जिनके अंदर मेजर जो डिफ़िकल्टी है वो पोलूटेंट की कंसंट्रेशन है। क्योंकि सम टाइम पोलूटेंट जो है वो वेरी लो कंसंट्रेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, लेकिन केमिकल एनालिसिस के ज़रिए इतनी लो कंसंट्रेशन के अंदर उस पोलूटेंट को डिटरमिन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर के अंदर सम टाइम माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के अंदर जो पोलूटेंट है वो भी जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर है या नॉर्मल जो आपका एनवायरनमेंट है उसको डैमेज कर सकता है। तो इतने लोअर लेवल पे या माइक्रोग्राम के लेवल पे उसको डिटरमिन करना केमिकल एनालिसिस के ज़रिए प्रॉब्लमेटिक है, डिफ़िकल्ट है। बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट इसके लिए हमें चाहिए होते हैं। सिमिलरली अगर वाटर एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे अक्सर पोलूटेंट्स जो है वो मिलीग्राम्स के अंदर भी हो सकते हैं पर लीटर, तो उनको डिटरमिन करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। सो ये दोनों एग्जांपल से ये चीज़ वादे करने की कोशिश की गई है कि नो डाउट जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर केमिकल एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उतनी ही केयरफुली इसको कैरी आउट करना पड़ता है। लिहाजा इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ फार एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ कंसर्न। सो आपका जो ये जो कोर्स है जिसके अंदर हम ये लेक्चर्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली हम ज़्यादा जो इसका पार्ट है वो रिलेट करता है एनवायरमेंटल एनालिसिस पे, और हम कैटेगोरिकली जो है वो एयर एनालिसिस, वाटर एनालिसिस और सेडिमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर सॉइल सेडिमेंट एनालिसिस प्लस जिसके अंदर सॉइल एनालिसिस हैं, सीवेज एनालिसिस है, ये सारे हम पढ़ते हैं। इसके अलावा प्लांट मटेरियल के एनालिसिस वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस मेजर पार्ट के तौर पे है आपके इस कोर्स के अंदर। तो हमें इस हवाले से जो मेजर कंसिडरेशन है वो पहले देख लेनी चाहिए ताकि हम इंडिविजुअली एनालिसिस को फर्दर डिस्कस कर सकें। तो 3 मेजर कंसिडरेशन है जब भी आप कोई भी एनवायरमेंटल एनालिसिस कैरी आउट करने जाते हैं। फर्स्ट वन के वो एनालिसिस आप क्यों करना चाहते हैं, इसको हम नाम देते हैं एम ऑफ एनालिसिस का। सेकेंडली हम देखते हैं कि एनालिसिस की कौन कौन सी टाइप हैं जिनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है इन ऑर्डर टू एनालाइज वेरियस एनवायरमेंटल सैम्पल्स। सिमिलरली जो थर्ड है कि उस एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो ये जो तीनों मेजर कंसिडरेशन है वो हम 1 बाय 1 फॉलो करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं एम्स ऑफ एनालिसिस जो है वो बेसिकली डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो द पर्पस और एम ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस जो है वो 2 कैटेगरीज के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बैकग्राउंड मॉनिटरिंग। अब बैकग्राउंड मॉनिटरिंग क्या है, देखें हमने अगर देखना है कि ये एनवायरनमेंट जो है इसके अंदर कोई चेंज आ रही है या इसके अंदर कोई पोलूटेंट ऐड हो रहा है या जो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद जो इसकी केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर कोई वेरिएशन या चेंज आ रही है, तो उस सूरत में हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से या नेचर की तरफ से ऑलरेडी मौजूद है उसकी कंपोजिशन क्या है। इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड मॉनिटरिंग टू डिटरमिन द बैकग्राउंड एंड नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन द एनवायरनमेंट। क्योंकि हमें अगर किसी भी चीज़ की नॉर्मल वैल्यू पता होगी तभी हम देखेंगे कि उसके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जनाब एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो ये हमें कब पता चला, क्योंकि हमें पहले पता था
कि जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है उसके अंदर नाइट्रोजन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इतने परसेंट है। तो ये बेसिकली क्या था कि ये बैकग्राउंड मॉनिटरिंग थी कि हमें ऑलरेडी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो पता है। इसी तरह सपोज़ हम किसी लेक का एनालिसिस करने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि लेक के अंदर जो वाटर है उसकी जो नेचुरल कंपोजिशन वो क्या है, ठीक है। तो इसको हम बैकग्राउंड मॉनिटरिंग के अंदर डालते हैं। और ये जो मॉनिटरिंग है ये बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो स्टडीज़ की जाती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर एस्टेब्लिशिंग कंसंट्रेशन अगेंस्ट विच एनी पोल्यूशन इफेक्ट कुड बी असेस्ड। ये जो चीज़ मैं ऑलरेडी बता आया हूँ कि जो पोल्यूशन के इफ़ेक्ट है अगर आपने उनको असेस करना है कि देखना है कि फ़लाँ कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो उसका लेवल जो है वो इस कंसंट्रेशन के अंदर है कि वो जो नेचुरल कंपोजिशन है उसको अफेक्ट कर रहा है, तो आपको पहले उसकी जो नेचुरल अमाउंट, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर उसकी जो अमाउंट है वो भी पता होना चाहिए। तो ये इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। तो बैकग्राउंड जो मॉनिटरिंग है इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन। उसकी रीज़न क्या है कि माशाल्लाह पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो गई है और दूसरा हम एनवायरनमेंट को इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, इटसेल्फ हमारी पॉपुलेशन हो गई, तो ये इतने बुरे तरीके से हम एनवायरनमेंट को ट्रीट कर रहे हैं कि जो पोल्यूशन के जो इफेक्ट हैं वो ना सिर्फ पहले जहाँ पे सिटीज़ के अंदर सिग्निफिकेंट थे, अब उनका इम्पैक्ट जो है वो रिमोट एरियाज़ के अंदर, जो वर्ल्ड के रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे भी पहुँचना शुरू हो गया है। तो ज़ाहिर बात है जब पोल्यूशन वहाँ पहुँच गई तो फिर आप नेचुरल कंपोजिशन उस एनवायरनमेंट की फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो बैकग्राउंड मॉनिटरिंग है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है, क्योंकि उस एरिया के अंदर पोल्यूटेंट का इफेक्ट पहुंच जाने की वजह से जो नेचुरल कंपोजिशन है वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है। लिहाजा जो लिटरेचर में ऑलरेडी हमारे पास डाटा मौजूद है हम उसी को यूटिलाइज करते हैं इन सच केसेस। सेकंड जो एस्पेक्ट है एम ऑफ एनालिसिस का वो है पोल्यूशन मॉनिटरिंग, जो कि समझने के हॉट टॉपिक है आज की वर्ल्ड का। It is basically determination of the concentration of harmful pollutants in the environment. तो ये पोल्यूशन मॉनिटरिंग जब हम एनालिसिस पढ़ेंगे, एयर एनालिसिस, वाटर एनालिसिस या सॉइल एनालिसिस, तो उसके अंदर हम इनकी जो पोल्यूशन मॉनिटरिंग है उसको देखने से पहले पोल्यूशन के जो पोल्यूटेंट्स हैं या पोल्यूशन की जो डिटेल्स हैं उनको भी इंशाल्लाह पोल्यूशन मॉनिटरिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो पोल्यूशन मॉनिटरिंग हम क्यों करते हैं या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके अंदर जो सबसे पहले चीज़ आती है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स, यानी कि हम एनवायरनमेंट का सैंपल लेते हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या सॉलिड सैंपल हो, कोई भी सैंपल हम एनवायरनमेंट के अंदर से लेते हैं और उसके अंदर पोल्यूटेंट जो है उसको एनालाइज करते हैं क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली, और हम आइडेंटिफाई करते हैं उस पोल्यूटेंट की वजह से उस एनवायरनमेंट के ऊपर आने वाले जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं और उस एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाली जितनी भी लिविंग स्पीशीज़ है उसके ऊपर उस पोल्यूटेंट का जो एडवर्स इफेक्ट हो सकता है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इस वजह से हमें पोल्यूशन मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली करनी पड़ती है। सिमिलरली टू इन्फॉर्म पब्लिक अबाउट द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, कि दूसरा मकसद हमारा क्या होता है कि लोगों को बताया जाए कि इस एनवायरनमेंट के अंदर जिसमें आप लोग रह रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। पिछले दिनों जब स्मोक का क्राइसिस था, जिन दिनों में स्मोक बहुत ज़्यादा थी, तो आपको मीडिया पे अक्सर सुनने में मिलता था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर में इतना हो गया, फैसलाबाद में इतना हो गया, फलां शहर में इतना हो गया। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन थी जो पब्लिक को प्रोवाइड की जाती थी ताकि वो स्मोक के जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे अपने आप को, अपने बच्चों को क्या कर सकें, बचा सकें, इंडोर रहें, बाहर ना निकलें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलना है तो मास्क इस्तेमाल करें। तो बेसिकली जब हम कोई भी एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम पब्लिक को इन्फॉर्म कर सकें अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक। तीसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पॉलिसी मेकर्स। हम जब रेगुलरली एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं एज़ फार एज पोल्यूशन इज़ कंसर्न, और हम क्या करते हैं, एयर से सैंपल लेते हैं,
या वाटर से सैंपल लेते हैं या सॉइल से सैंपल लेते हैं, उसके अंदर पोल्यूटेंट को डिटरमिन कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो ये डाटा जो है बेसिकली पॉलिसी मेकर्स के लिए बड़ा यूज़फुल होता है, ताकि वो ऐसी पॉलिसीज़ बना सकें जिनको इस्तेमाल करके, अप्लाई करके उस एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जा सके और जो सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट हैं उनको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू असेस पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, कि जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स ऑलरेडी ली जा रही हैं क्या वो इतनी एफिशिएंट हैं कि उससे एनवायरनमेंट जो है हमारा प्रिजर्व हो रहा है। तो उस सूरत में पॉसिबल है जब आप कॉन्टीन्यूसली पोल्यूशन को मॉनिटर करेंगे उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर। सिमिलरली टू इन्वेस्टिगेट ट्रेंड्स इन पोल्यूशन, रुझान क्या है पोल्यूशन का, किसी एक मखसूस एरिया के अंदर पोल्यूशन किस स्पीड के साथ, किस लेवल के अंदर बढ़ रही है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पोल्यूशन मॉनिटरिंग करते हैं। और फाइनली टू आइडेंटिफाई फ्यूचर प्रॉब्लम्स, जब हमें एक ट्रेंड मिल जाता है, एक रुझान मिल जाता है, एक डाटा मिल जाता है, उस डाटा से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में या 50 सालों में ये जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है उसके अंदर उसकी क्वालिटी क्या होगी और उसके अंदर ये जो पोल्यूटेंट्स हैं वो अगर इसी ट्रेंड के साथ बढ़ते रहे तो वो कितनी कंसंट्रेशन के अंदर हो सकते हैं और उनके कौन कौन से इम्पैक्ट या अफेक्ट आ सकते हैं जो लिविंग क्वालिटी है पॉपुलेशन की। सो ये मेन ऑब्जेक्टिव थे पोल्यूशन मॉनिटरिंग के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो रिमेनिंग 2 मेजर कंसंट्रेशन है जिसके अंदर टाइप्स ऑफ एनालिसिस और स्टेजेस ऑफ एनालिसिस है उनको डिस्कस करेंगे। अब टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।